गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। क्योंकि इस संविधान को मनुष्य ने बनाया और मनुष्य के काम में त्रुटि हो सकती है, इसलिए इस बात को हमारे संविधान निर्माता पहले से जानते थे। इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन करने का प्रावधान रखा। अब संविधान संशोधन से क्या मतलब है? संविधान संशोधन से तात्पर्य है कुछ प्रावधानों को बदलने से या नए उपबंधों को करने या पहले से विद्यमान उपबंधों को बदलने से है। सो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन implies changing certain provisions or updating few external features to meet the requirement of the time। ये जो हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसका वर्णन संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसको आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दी गई है। अब इस प्रक्रिया के समझने के लिए हमारे को 3 तरीके हैं संविधान में। पहला तरीका है सामान्य कानून के समान। जिस तरीके से हमारी संसद कोई कानून बनाती है, उसी प्रकार से संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन भी किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान लचीला है, क्योंकि समय के अनुसार संविधान के कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन साधारण कानून द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए किसी खास विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संशोधन और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है। कुछ उदाहरण देखें हम इस प्रकार के संशोधन के। तो नए राज्यों का गठन, जैसे कि उत्तराखंड राज्य बना, अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य बना। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्री परिषद का निर्धारण करना, विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करना, संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करना। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके लिए हमें किसी खास प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जो अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। क्या कहता है ये हमारा अनुच्छेद 368? इस अनुच्छेद के अनुसार संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है। पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल भी सकती है या हटा सकती है। इसके लिए क्या शर्त जरूरी है? संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या संसद के कुल सदस्य संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है, और ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कि संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। तो ये दोनों शर्तें पूरी होंगी, तभी हमारा संशोधन का कार्य हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान संशोधन केवल संसद में ही शुरू किया जाता है। शुरुआत इसकी संसद में ही होती है। इसके लिए कोई जनमत संग्रह करने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसी अन्य बिल की तरह संशोधन का जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास जाता है सहमति के लिए। लेकिन यहाँ एक फर्क ये है कि राष्ट्रपति
इस संशोधन के विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार मिला हुआ है वो संसद के सदस्यों को मिला हुआ है, जो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। अब हम बात करें कि ये जो बहुमत की हमने बात करी, संशोधन के लिए हमें बहुमत की आवश्यकता है। ये बहुमत दो प्रकार का है। एक साधारण बहुमत, जैसा कि हमने सामान्य कानून के में पढ़ा। दूसरा होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है कि जितने भी उपस्थित सदस्य हैं और जिन्होंने वोट डाला उसका 50% से अधिक। लेकिन जो ये विशेष बहुमत होता है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 368 में की गई है, इसका अर्थ है कि उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 संख्या का बहुमत होना आवश्यक है और कुल सदस्य, चाहे वो उपस्थित हैं या नहीं, सदन के जितने कुल सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत भी होना चाहिए। साधारण बहुमत से मतलब कि कम से कम आधी संख्या में ये होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं संविधान संशोधन के बारे में, वो क्या हैं उन्हें जानते हैं। कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक प्रस्तावित विधेयक को पर्याप्त सहमति नहीं मिल जाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तीसरा, संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं आप। और चौथी बात यह है कि जो भी प्रेजेंट में रूल ये है कि संसद में गणपूर्ति, जिसे इंग्लिश में कोरम कहते हैं, ये क्या होता है? संसद सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति, कि किसी भी बिल को संसद में पेश करते समय कितने कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए, उसे कोरम कहते हैं। और आज की डेट में ये संख्या कुल सदस्यों का 10% है, क्योंकि अभी लोकसभा के 543 सदस्य हैं, तो अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 55 सदस्य। किसी भी बिल को रखने के लिए संसद में 55 सदस्यों की उपस्थिति होनी आवश्यक है। कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना और भी ज्यादा मुश्किल है, जिसके लिए तीसरा तरीका अपनाया जाता है, राज्यों के अनुमोदन द्वारा। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों की सहमति होना आवश्यक है, ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता और इस प्रावधान में राज्यों को संविधान संशोधन में भाग लेने का अधिकार मिलता है। लेकिन संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होगी? संसद में ही शुरुआत हो सकती है। हमें राज्यों से अनुमोदन लेना है, आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत का मतलब हुआ 50%। अब राज्यों के अनुमोदन के द्वारा कौन कौन से संशोधन किए गए हैं या किए जा सकते हैं, उसमें आता है राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का वितरण, जैसे कि अभी 101वें संशोधन के द्वारा जीएसटी बिल पास किया गया था, उसमें राज्यों का अनुमोदन आवश्यक था। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान के लिए संशोधन में भी राज्यों का अनुमोदन लिया जाता है, जैसे कि 44वें संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटाया गया और 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई।
तो इस तरीके से ये हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के 3 तरीके हैं। थैंक यू।